मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सरकार द्वारा दिए गए सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे और देश की कोरोना से इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना सब्जेक्ट आईएमडी का एक टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इससे पहले आज हमारा जो सब्जेक्ट है आईएमडी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और आईएमडी में इससे पहले मैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ आईएमडी, इंट्रोडक्शन, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट करा चुका हूँ, ठीक है, एंड बेसिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट वगैरह मैं करा चुका हूँ, जो कि इससे पिछले लेक्चर्स में है। एक लीडरशिप भी मैंने कराया है, वो आज अपलोड हो जाएगा। तो इतने टॉपिक्स मैं आईएमडी में करा चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जा करके आप उनको देख लीजिए। वहाँ से आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक समझ मिलेगी और उसके बाद में इस सब्जेक्ट को अब जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और नॉलेज आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। वरना अगर आप कहीं बीच से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो उतना क्लियर नहीं आएगा। तो अगर जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर के प्रीवियस लेक्चर देख लें। आज बात हो रही है आईएमडी सब्जेक्ट के तहत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, कि भैया क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जानने से पहले सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एंड देन उसके बाद में व्हाट इज स्ट्रक्चर। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, फिर हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में तोड़ के पढ़ेंगे। पहला पार्ट हो जाएगा व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये वाला है। दूसरा पार्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द निकला है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है ऑर्गेनाइजेशन से। यानी अगर हम किसी भी टर्म को, ये जो टर्म आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दी हुई है, इस टर्म को अगर आपको समझना है तब आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, किसी भी टर्म को, कोई भी टर्म हो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए और उसका मतलब समझिए, तब आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली है क्या। मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल वाला पार्ट और दूसरा स्ट्रक्चर वाला पार्ट। ये दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। अब हम ऑर्गेनाइजेशन को भी दो पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल नाम का जो शब्द निकला है वो निकला है ऑर्गेनाइजेशन से। किससे निकला है? ऑर्गेनाइजेशन से। और ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द निकला है वो ऑल्सो निकला है ऑर्गेनाइज से। ऑर्गेनाइज से, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल भी एक शब्द से निकल करके आया है, जो निकल के आया है ऑर्गेनाइजेशन से, और ऑर्गेनाइजेशन भी एक शब्द से निकल करके आया है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। और ऑर्गेनाइज का जो हिंदी में मतलब होता है, ऑर्गेनाइज का जो हिंदी में मतलब होता है, इसका मतलब होता है व्यवस्थित, ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित। जैसे जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में करते हैं ना। पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसका कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, फिर और कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, फिर जा करके उसके प्रैक्टिकल्स करेंगे। ये एक ऑर्गेनाइज तरीका है, ये एक ऐसा तरीका है जो एक वे है प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम कोई संस्था बनाते हैं तब उसमें जो लोगों के पद हैं और उनके कार्यभार हैं उनको एक स्ट्रक्चर में सेट करते हैं। जैसे सबसे ऊपर मैनेजर होगा, है ना, जनरल मैनेजर होगा, फिर उसके ऊपर रीजनल मैनेजर होगा, फिर उसके नीचे मैनेजर होगा, फिर मैनेजर के नीचे और सबॉर्डिनेट्स होंगे, फिर तुम्हारा सुपरवाइज़र होगा, सुपरवाइज़र के नीचे लेबर होगा, है ना। तो ये इन सब के एक अपना एक स्ट्रक्चर है और अलग अलग स्ट्रक्चर के लोगों के पास अलग अलग प्रकार की पावर है।
अलग अलग पावर के साथ साथ लोगों के पास अलग अलग प्रकार के कार्यभार हैं, उनको अलग अलग प्रकार के काम करने हैं। सुपरवाइज़र का काम लोगों को देखना है, लोगों का काम जो सिंपल लेबर है उसका काम करना है। मैनेजर का काम होता है सुपरवाइज़र और लेबर दोनों को देखना, प्लस इनपुट और आउटपुट दोनों को चेक करना, ठीक है। उससे ऊपर रीजनल मैनेजर का काम होता है पूरे रीजन का देखना। तो इस तरीके से अलग अलग पदों पर लोग होते हैं और उनके अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो बेसिकली हमको पढ़ाया जा रहा है, तो इसकी आवश्यकता ही सिर्फ इसलिए है कि हमें ये पता चले कि कितने प्रकार से हम किसी संस्था में लोगों को सेट कर सकते हैं। यानी कोई संस्था है, इसमें जो लोग सेट होंगे, मान लो सबसे ऊपर मैनेजर, फिर उसके ऊपर उसके नीचे 3 मैनेजर, है ना, 3 रीजनल मैनेजर, फिर उसके नीचे और लोग, फिर उसके नीचे और बहुत सारे लोग। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, किसको क्या काम मिलेगा, क्या काम देना चाहिए, किसको कितना सैलरी मिलना चाहिए, ये किसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या उसके काम होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पता करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे और जब हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक जानकारी हो जाएगी, पता चल जाएगा, उस कंडीशन में हम आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, क्या नोट करना है, किस तरीके से नोट करना है, जैसा मैंने बताया था वैसा नोट करना है। आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने पार्ट से मिलकर बना है साहब, 2 पार्ट से मिलकर के बना है। एक पार्ट जो रहा ये आपका ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा रहा स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से निकला है, ऑर्गेनाइजेशनल कहाँ से निकला है, ऑर्गेनाइजेशन से निकला है। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से निकला है, ऑर्गेनाइज से निकला है। और ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित होता है। इस तरीके से आप जब नोट करेंगे, लिखेंगे, तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आता है कि चलो सर आपने बेसिक जानकारी दे दी, अब हमें किताब में डेफिनेशन लिखनी है, कॉपी में डेफिनेशन लिखनी है, आंसर शीट में लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो क्या लिखेंगे, है ना। बात तो ये है, तो ये इसकी बुकिश डेफिनेशन है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए। अ सोशल यूनिट ऑफ पीपल systematically structured and managed to meet a need or to purpose collective goal, ठीक है, to pursue collective goal on a continuing basis। कि बुकिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में समझिए इसको, देशी भाषा में आप लोग समझिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देसी भाषा में आप इसको समझेंगे तो क्या होगा, ये एक कैसी यूनिट है, सोशल यूनिट है, एक सामाजिक यूनिट है, जिसमें सिस्टमेटिकली लोग स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सिस्टम के हिसाब से लोगों का स्ट्रक्चर होता है, बना हुआ होता है, ठीक है, और मैनेज होते हैं वो टू मीट, प्राप्त करने के लिए। ये टू मीट का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए, अ नीड टू परस्यू कलेक्टिव गोल, किसी कलेक्टिव गोल, कलेक्टिव का मतलब होता है बेटा कॉमन गोल। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में हैं और वो मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, तो उस पूरी कंपनी का, पूरे लोगों का, मैनेजर का, छोटे वर्कर का, छोटे चपरासी का, इन सब का गोल क्या होता है, इन सब का लक्ष्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स को बनाना। चाहे भले ही आप टेक्निकल डिपार्टमेंट के आदमी हो, चाहे आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के आदमी हो, चाहे आप 3rd क्लास के आदमी हो, चाहे 4th क्लास गेट के आदमी हो, किसी भी ग्रेड में आप काम कर रहे हैं, किसी भी जगह अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन उस योगदान का अंततः अंत में मतलब यही निकलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल प्रोवाइड करनी है या प्रोड्यूस करनी है। उस कंडीशन में हमारा जो कलेक्टिव गोल होगा, कंपनी का जो कलेक्टिव गोल माना जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव गोल हो जाएगा आपका टू प्रोड्यूस मोटर बाइक्स या मोटरसाइकिल्स, है ना। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हों, कोई कलेक्टिव गोल को प्राप्त करने के लिए, किसी एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर बनता है, किसी का पद ऊंचा किसी का नीचा होता है, ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है
ये वो व्यवस्था है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें लोग स्ट्रक्चर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए। ओके, अब आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं कल मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा, उस पर स्काइप पे लाइव आऊँगा, उस कंडीशन में आप लोग जो हैं क्लियर कर लीजिएगा। अब बात आती है वाई डू वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि सर हम स्ट्रक्चर क्यों बनाएं। जो बेसिक क्वेश्चन उठता है कि सर हम स्ट्रक्चर क्यों बनाएं, हमें ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है। अगर हम सभी लोगों को एक बराबर कर दें, मान लो 5 लोग हैं, पांचों एक बराबर हैं, किसी का कोई काम डिफाइन नहीं है, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को कोई काम प्रॉपर नहीं पता कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस कंडीशन में एक आदमी एक दूसरे पर काम को डालता रहेगा, वो कहेगा तू कर ले, वो कहेगा तू कर ले, वो कहेगा तू कर ले, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, और काम लटका रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी आदमी को किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी पैसे से रिलेटेड काम कर रहा है, कोई आदमी टेक्निकल काम कर रहा है, कोई आदमी मार्केटिंग में सामान बेचने का काम कर रहा है। अब किसी को पता ही नहीं है उसे क्या करना है। आज तुम मार्केट में सामान बेचने चले गए, कल तुम आए तुमने पैसे से रिलेटेड काम कर लिया, परसों तुम गए तुम टेक्निकल काम कर लिया, फिर तुम किसी दिन चेंज हो गए। तो इस तरीके से आप सभी काम समझ तो सकते हैं, लेकिन किसी भी काम में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो इससे किसी भी व्यक्ति की परफेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे आपका जो सामान बन रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी क्वालिटी में, गुणवत्ता में कमी आएगी, है ना। तो दो बातें हो गई। पहली बात तो ये हो गई कि काम सही से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये हो गई कि लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर वो ट्रेंड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये दो बेसिक रीज़न होते हैं किसके, स्ट्रक्चर को फॉलो करने के। दूसरा क्या होता है, आज अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये ह्यूमन रिसोर्स का एक टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत क्लियर तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं किसी कारणवश, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसी को ज़्यादा सैलरी किसी को कम सैलरी तो मिलेगी नहीं। ठीक है, जिससे क्या होगा, लोगों में उदासीनता आएगी, ना उनका कोई प्रमोशन होना है ना कुछ होना है, तो उन्हें पता ही है जब उन्हें इतनी सैलरी में वो बिल्कुल डल हो जाएंगे काम करने में। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपको मिलने वाला काम है, या जो आपको मिलने वाली जो आउटपुट है, जो वो आपको नहीं मिलेगा, जिससे आपको आपके जो प्रोडक्ट में उतना प्रॉपर निखार नहीं आएगा टाइम के साथ में जितना आना चाहिए। तो ये सारे रीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने के। अब ये हिंदी में लिख लिया, समझ लिया। अब इसका एक बुकिश लैंग्वेज, किताब की लैंग्वेज आप नोट कर लीजिए, मैं स्लाइड पे लिख के लाया हूँ। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव एन मैनेजमेंट structure that determines the relationship between the function and the position and the subdivided and delegates role, responsibilities and authority to carry out defined task। अब ये कितनी भयानक इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये डिटरमाइंड होता है, ये पहले से पता होता है कि आपका काम, आपकी पोजीशन और आपके काम के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, और आपके जो डेलीगेट्स होंगे उनका क्या रोल रहेगा। ओके, तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आपने ये समझा कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है। अभी आगे और भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने ये पढ़ा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन अरेंज इट्स लाइन एंड अथॉरिटी दैट कम्युनिकेशन एंड एलोकेट्स राइट्स टू ड्यूटीज़। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है ये। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। इट इज़ अ फ्रेमवर्क विद इन विच organization
यानी ये एक कैसा फ्रेमवर्क है, एक खाका है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अरेंज रहेगी एट द लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ की लाइन में, एंड कम्युनिकेशन एंड एलोकेट्स राइट ऑफ एंड ड्यूटीज़। आपको क्या होगा, कम्युनिकेशन एंड एलोकेशन होगा राइट ऑफ ड्यूटीज़ में, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं और उनके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। अभी आपको एकदम से ज़्यादा लेक्चर इस लेक्चर में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, सरकार द्वारा दिए गए सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें और देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।